जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में जो टॉपिक कवर किया है वह विद्युत था, तो हमने विद्युत के बारे में लगभग सभी जानकारियां पिछले चैप्टर में अपने हासिल कर ली। तो अब हमारा जो ये अगला चैप्टर है, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो विद्युत धारा के प्रभावों के बारे में पढ़ने वाले हैं। विद्युत धारा के प्रभावों में से आज हम पढ़ेंगे कि विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव क्या होता है। तो आपको यदि विशेष नॉलेज चाहिए इस चैप्टर में, कुछ स्पेशल आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर। अगर आपको विशेष नॉलेज चाहिए तो बने रहिए अंश 5G अकेडमी के साथ और देखते रहिए अंश 5G अकेडमी द्वारा अपनाया गया यह वीडियो। तो आइए हम शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। साथियों, जैसा कि हमारा यह टॉपिक है विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो हमारा टॉपिक है, इसमें हम विद्युत धारा के बारे में जानते हैं। उष्मा यानी कि ताप क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। ताप गर्म यानी कि हमारे गांव में चूल्हा नहीं जलता है, ताप वगैरह वही ताप होता है, तो उष्मा के बारे में जानते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव आखिर होता कैसे है, किस प्रकार विद्युत धारा में उष्मा उत्पन्न होती है। तो जैसा कि हम जानते हैं, अपनी पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि जो होता है, जो हमारा विद्युत धारा चलती है वह इलेक्ट्रॉनों की मदद से चलती है। और इलेक्ट्रॉनों को ढकेलता कौन है? विभवांतर ढकेलता है। इलेक्ट्रॉनों को कौन ढकेलता है? विभवांतर ढकेलेगा। और उसको रोकता कौन है? प्रतिरोध रोकेगा। ऐसे विभवांतर ढकेलेगा, प्रतिरोध रोकेगा, इलेक्ट्रॉन ढकेलेगा, प्रतिरोध रोकेगा। तो इस प्रकार विभव, वोल्टेज और प्रतिरोध का टक्कर होता रहता है। ऐसे प्रतिरोध का और वोल्टेज का टक्कर होता रहेगा। तो हम जानते हैं कि जैसे दो पत्थर आपस में ठहाक से इसे लड़े तो उसमें से चिंगारी निकलती है, नहीं निकलती है? निकलती है। तो उसी प्रकार सेम टाइप साथ जैसे हमारा जब वोल्टेज और प्रतिरोध ठहाक से इसे लड़ेगा तो बीच में इलेक्ट्रॉन पिस ही जाएगा। तो जैसे इलेक्ट्रॉन और हमारा जब वोल्टेज और जो प्रतिरोध जब लड़ेगा तो जैसे जाहिर सी बात है उसमें से उष्मा उत्पन्न होगी। इसीलिए जब किसी वायर में हम धारा निरंतर प्रवाहित करते रहते हैं तो वहां पर हमारा जो होता है प्रतिरोध और वोल्टेज जो ढकेलता है वो लड़ जाता है और इसलिए उष्मा उत्पन्न हो जाती है। तो वह तार जो होगा, वो जो वायर होगा उसमें उष्मा के प्रभाव से हीट उत्पन्न हो जाता है। हमने समझा कि किस प्रकार विद्युत धारा के प्रभाव से उष्मा उत्पन्न होती है। तो उतनी ही उष्मा उत्पन्न होगी, वही उष्मा उत्पन्न होगी जो तार को हम गर्म करने से प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार हमने यह सीखा कि विद्युत धारा का जो प्रभाव होता है, विद्युत धारा उष्मा में भी अपना प्रभाव यानी कि ताप उत्पन्न करने में सक्षम होता है। अब जब टक्कर होगा, झगड़ा होगा इस प्रकार से, तो झगड़ा कई प्रकार से होता है जिसे अपने गांव में नहीं देखते हैं। जब कई लोग आपस में लड़ते हैं, मारपीट होती है, तो कैसे होती है? कोई लाठी लेके मारेगा, कोई ईंटा खट्टा फेंक के मारेगा, कोई गाली देगा, कोई कुछ करेगा। तो ऐसे इस प्रकार से विद्युत धारा में भी इसी प्रकार से यही घटनाएं घटित होती हैं। जैसे कि अगर हम बात कर लेते हैं टंगस्टन की, तो टंगस्टन में किस प्रकार से किस प्रकार से झगड़ा करेगा? जब विद्युत धारा टंगस्टन से प्रवाहित की जाएगी तो टंगस्टन क्या करेगा? यह तुरंत लाल हो जाएगा, बहुत ज्यादा लाल हो जाएगा, प्रकाश उत्पन्न करने लगेगा। टंगस्टन क्या करेगा? प्रकाश उत्पन्न करने लगेगा। तो लोगों ने क्या सोचा, चल भाई अगर तू प्रकाश उत्पन्न कर रहा है तो चल तू बल्ब में लग जा, तू हमारा भलाई करेगा। किसी प्रकार से बल्ब में लग जाता है। तो इस प्रकार टंगस्टन का प्रयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है ताकि यह प्रकाश उत्पन्न कर सके। अब दूसरा हमारा नाइक्रोम किस प्रकार से झगड़ा करता है? नाइक्रोम की बात कर लेते हैं। नाइक्रोम जो हमारा होता है, जब विद्युत धारा को नाइक्रोम से गुजारा जाता है तो नाइक्रोम क्या करता है? बहुत ज्यादा हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है, तुरंत बहुत गर्म हो जाएगा और गर्म होकर ये ताप उत्पन्न करने लगेगा, उष्मा उत्पन्न करने लगेगा, बाहर फेंकने लगेगा उष्मा। तो इसलिए लोगों ने क्या सोचा कि चल भाई तू उष्मा उत्पन्न कर रहा है, तू प्रेस में लग जा, तू विद्युत हीटर में लग जा। तो हीटर वगैरह में जो तार लगा होता है वह नाइक्रोम का बना होता है। अब बात कर लेते हैं कापर में किस प्रकार से, सीयू में किस प्रकार से विद्युत धारा का प्रवाह होता है। कापर हमारा जब ये झगड़ा करता है विद्युत धारा द्वारा, जब इसमें प्रवाहित की जाती है कापर में, तो ये क्या करता है? गोल गोल घूमने लगता है। ऐसे घूमेगा, ये गोल गोल घूमने लगेगा। तो लोगों ने क्या सोचा कि इसको जो है चल पंखे में लगा दें। हम पंखे में कापर की यूज कर लेते हैं और उसको वायर की मदद से जोड़कर पंखा चलाने लगते हैं। तो कापर जो पंखा है वो कापर के तार द्वारा चलता है। तो अब हम बात कर लेते हैं इस चैप्टर के हमारे अगले टॉपिक की। तो साथियों, अब हमारा जो इस चैप्टर का अगला टॉपिक है वह विद्युत चालक का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि विद्युत चालक का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल होता कैसे है। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में भी पढ़ा है और यहाँ भी मैं आप लोगों को एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूँ
कि कोई भी परमाणु होता है उसके नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पर धनावेश होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और हमारा जो नाभिक के मतलब कण के चारों ओर जो चक्कर लगाते रहते हैं उन्हें हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और उस पर ऋणावेश होता है। तो यहाँ पर अगर कोई परमाणु हुआ तो इसमें प्लस प्लस होगा, यह हमारा प्रोटॉन होगा, और इलेक्ट्रॉन हमारे ऐसे ऐसे चक्कर लगाते रहते हैं, कई परतों में अलग अलग जो चक्कर लगाते रहते हैं। तो जो अब चूंकि पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होगा, तो भाई ये जब विपरीत होंगे तो हमने पिछली वीडियो में कहा एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, तो एक दूसरे को आकर्षित करते रहते हैं, और इस प्रकार ये जो होते हैं इस प्रकार नाभिक से कस के बंधे रहते हैं। लेकिन जो हमारे बाहरी सतह वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक से उतना मजबूती से बंधे नहीं हो पाते हैं, इसीलिए वह जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपनी कक्षा से यानी कि अपने रास्ते से इधर उधर हो जाते हैं। यही इलेक्ट्रॉन, इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और यही मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा के प्रवाह के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो हमारा जो विद्युत चालक का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल है वो क्या कहता है कि किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित जो आवेश होगा Q, आवेश को हम Q से नोट करते हैं, उसमें बहने वाले, उसमें चलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम N से नोट कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा इलेक्ट्रॉनों पर आवेश, इलेक्ट्रॉनों का जो आवेश होता है उसे आप E से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रॉनों का जो आवेश होता है उसे E से नोट करते हैं, के अनुक्रमानुपाती यानी कि बराबर होते हैं। तो हमारा जो विद्युत चालक का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल क्या कहता है कि किसी विद्युत परिपथ का जो आवेश होगा वो उसमें बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर होता है। यही हमारा होता है विद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। तो अब हम बात कर लेते हैं ये, और जैसा कि हम जानते हैं विद्युत धारा की परिभाषा से कि धारा जो होती है आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्योंकि हम धारा जानते हैं, पिछली वीडियो में पढ़ा है हमने कि धारा जो होती है वह आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ से Q के वैल्यू अगर निकालेंगे तो T इधर नीचे रहेगा, इधर आएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो I मल्टीप्लाई बाई T हो जाएगा। तो चूंकि Q की वैल्यू ये भी है और Q की ये भी है, तो Q बराबर NE और Q बराबर IT के अनुसार हम अगर देखेंगे तो हमारा हो जाएगा NE इज इक्वल टू IT। अब यहाँ से हम I की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा NE अपान T। तो धारा की एक परिभाषा हम NE अपान IT, यदि हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी रहे और प्रति सेकंड मतलब समय दिया रहे तो हम बहने वाली धारा का मान निकाल सकते हैं, यह विद्युत चालन के मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के द्वारा। तो आइए अब हम चलते हैं चैप्टर के अगले टॉपिक की। तो अब हम बात कर लेते हैं विद्युत धारा द्वारा किया गया कार्य। द वर्क इज डन बाय द इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा द्वारा किया गया कार्य। उससे पहले हम बात कर लेते हैं, अगर आपको सफल होना है, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो चलना ही होगा, आपको अपने लक्ष्य की ओर निरंतर चलना होगा। क्या आपने कभी किसी बहती हुई नदी को ध्यान से देखा है, गौर से देखा है? अगर नहीं तो आप सबसे पहले बहती हुई नदी को ऑब्जर्व कीजिए, उसे देखिए। वह अपने ओरिजिन पॉइंट यानी कि उद्गम स्थान से शुरू होकर और अपने लक्ष्य की ओर खूब तीव्र गति से चलती है और निरंतर चलती जाती है। परमानेंट वह चलती जाएगी, चाहे उसके मार्ग में कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए, चाहे पत्थर वगैरह कुछ भी आ जाए, लेकिन वह अपने लक्ष्य की ओर निरंतर चलती रहती है। अगर उसके मार्ग में पत्थर आ भी गए, रोड़ा आ भी गया, तो क्या करेगी, उसकी स्पीड को, उसकी रफ्तार को अवश्य धीमा करेगी, लेकिन नदी कभी नहीं रुकेगी, वह अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर निरंतर चलती रहेगी। तो उसी प्रकार मनुष्य को अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर निरंतर चलना होगा, चाहे मार्ग में कितनी भी बाधाएं आए। आपने कभी सोचा कि अगर नदी रुक गई तो वह सूख जाएगी, उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा? तो किसी ने सही ही कहा है कि उठो, जागो और संघर्ष करो और अपनी लक्ष्य प्राप्ति तक कभी मत रुको। तो अब हम आइए बात कर लेते हैं अपने इस चैप्टर के विद्युत धारा द्वारा किए गए कार्य के बारे में। इसके पहले हमने पिछली वीडियो में अपने पढ़ा विभवांतर क्या होता है। विभवांतर क्या होता है, जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनों को ढकेलता कौन है, वोल्टेज, रोकता कौन है, प्रतिरोध। तो इस प्रतिरोध को पार करने के लिए, चूंकि फिर भी करंट हमारा फ्लो होता है, विद्युत धारा बहती है प्रतिरोध के रोकने के बावजूद, तो ढकेलेगा वोल्टेज, रोकेगा प्रतिरोध।
तो इसमें टक्कर होगी और इस टक्कर को पार करने के लिए हमारे आवेश को कुछ न कुछ कार्य करना पड़ता था। जैसा कि हमने बताया कि जो टक्कर होती है, इस टक्कर को क्रॉस करके फिर इलेक्ट्रॉन बहते हैं और उसके विपरीत विद्युत धारा बहती है। तो इस टक्कर को पार करने के लिए हमारे इलेक्ट्रॉनों द्वारा, आवेश द्वारा कुछ कार्य किया जाता है। उस किए गए कार्य को हम बी यानी कि विभवांतर से डिनोट करते हैं। वही किया गया कार्य जो होता है वही हमारा विभवांतर होता है। तो W/Q यानी कि आवेश द्वारा किया गया कार्य विभवांतर होता है। तो हमारा W क्या हो जाएगा, यहाँ से W = B × Q। ये हमारा W निकल कर आया। और कार्य का मात्रक जो होता है, कार्य की जो यूनिट होती है वह होती है जूल। कार्य की यूनिट क्या होती है, जूल। कार्य का मात्रक होगा जूल। अभी हमने पढ़ा जो सारे विद्युत चालक का सारे इलेक्ट्रॉन मॉडल करके कुछ टॉपिक थी। तो उसमें हमने पढ़ा Q = क्या होता है, Q = Ne और Q = धारा से जानते हैं, धारा की परिभाषा से IT। तो यहाँ अगर हम रख देंगे, यहाँ पर Q के स्थान पर IT रख देंगे तो हमारा क्या निकल कर आएगा, B × IT। तो W हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, BIT। अब चूंकि हम जानते हैं, हम ओम का नियम जानते हैं और ओम का नियम हमारा क्या कहता है कि B = IR। हमारा ओम का नियम यही तो था कि जो विभवांतर होगा वह धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, हमारा कांस्टेंट हो जाता था। तो यही हमारा ओम का नियम है। तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं कि I की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो I = क्या हो जाएगा, B/R। तो I की वैल्यू यहाँ पर रख दे हैं। तो = B × B/R × T हो जाएगा। तो यहाँ से फिर हमारा क्या निकल कर आया, B² R × T। तो हमारा कार्य के इतने फार्मूले होते हैं। यहाँ इन सभी फार्मूलों से हम कार्य को डिफाइन कर सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कार्य का मात्रक जूल हो गया। तो अब हम बात कर लेते हैं इस चैप्टर के अगले टॉपिक। हमारा जो इस चैप्टर का अगला टॉपिक है वह है फेज तथा न्यूटन। आखिर फेज और न्यूटन होता क्या है। हमने अपने गांव में देखा होगा कि जो हमारी बिजली आती है, जो हमारी लाइट आती है, वो किस प्रकार से आती है, उसमें 2 तार लगे होते हैं। तो आखिर 2 तारों का वहां पर क्या काम है, जबकि विद्युत धारा सिर्फ एक तार से होकर गुजारी जा सकती है। यह काम तब करेगी जैसे चोर किसी के घर में घुसता है तो घुस के तुरंत चोरी नहीं करता है, वह सबसे पहले देखेगा कि हम निकलेंगे किधर से, और जब उसे निकलने का रास्ता मिल जाता है तब वह चोरी को अपने अंजाम देता है। तो उसी प्रकार जब हमारी विद्युत धारा होती है, ये सबसे पहले जाने का रास्ता जाती तो है ही, लेकिन आने का रास्ता सबसे पहले ढूंढती है, नहीं तो ये काम ही नहीं करेगी। अब हम समझते हैं कि अगर हम सिर्फ सांस अंदर ले से मर नहीं जाएंगे, साले जिंदा रहेंगे, इस प्रकार से नहीं, ऐसे करते हैं। फिर न्यूटन आने का रास्ता, फिर ऐसे, फिर आने का रास्ता। अगर हम सीधा ऐसे करेगा तो चोट नहीं खा जाएगा, मर नहीं जाएगा। तो इस प्रकार जो जाने का रास्ता होगा, आने का रास्ता दोनों होना चाहिए, तभी जो हमारी विद्युत धारा होगी, इलेक्ट्रिक करंट होगा, वह तभी काम करेगा। तो हमारा जो इस तार से होता है वो विद्युत धारा जाती है तथा इस तार से विद्युत धारा वापस आती है। सभी जगह यही रूल लागू होगा कि एक तार से जाएगी, एक वायर से जाएगी, दूसरे वायर से वापस आएगी। अब अगर हमारा जो अर्थिंग, अब हम समझ लेते हैं अर्थिंग क्या है। इसमें हमने जाना फेज क्या होता है, न्यूटन क्या होगी। जिसमें धारा जाएगी उसे फेज, जिसमें धारा वापस आएगी उसे न्यूटन कहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं अर्थिंग क्या होती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई चीज हमारी जो करंट होती है, जो करंट होता है किसी हमारी मशीनों वगैरह में उतर आती है, या हमारा जो प्लग होता है, तो सिंपल प्लग से जब काम चल जाता है तो उसमें जो 3 वाला प्लग होता है, इसमें जिसमें मोटा सा छड़ लगा होता है, तो आखिर उसका काम क्या होता है, हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो वह जो क्षण होता है वह अर्थिंग होता है। जैसा कि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन होगा वो हमारा इस प्रकार से जाएगा, और अगर उसको वापस आने का रास्ता ना मिले तो वो कहीं इधर चला जाएगा, तो जो उसमें अलग छू जाएगा तो वहां भी करंट फैल जाएगा। तो उसको हम किस प्रकार से रोकें, हम एक अर्थिंग वायर अगर धरती से जोड़ दें, अर्थिंग वायर, तो जो इलेक्ट्रॉन इधर फालतू आएगा वह सीधा धरती में चला जाएगा, धरती में समा जाएगा, इस प्रकार से करंट नहीं लगेगा। तो जो वह एक्स्ट्रा वायर होता है वह अर्थिंग वायर होता है, और बोर्ड में उसको लगा दें तो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उस वायर में चले जाते हैं, और इस प्रकार बोर्ड का करंट जो होता है वह खत्म हो जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि बोर्ड का करंट हमने देखा होगा कि हमारे घर में जो होती हैं ये डिश टीवी वगैरह होती हैं, हमारी टीवियों में करंट उतर आता है, बोर्ड वगैरह में करंट, तो इसका निवारण यही है कि हम एक अर्थिंग वायर वहां से जोड़ दें तो इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा होगा वह नीचे चला जाएगा। आपने देखा होगा जो पक्षी होता है, कबूतर, कौवा, साला कौवा बैठा होता है यहाँ पर और उसको करंट नहीं मारता है, और हम छू लेते हैं तुरंत करंट मार देता है। इसका कारण क्या है, क्योंकि कौवा सिर्फ एक ही तार को पर टच रहता है,
सिर्फ वो एक ही तार पर बैठता है। और हम जो तार को छूते हैं तो नीचे से अर्थिंग पा गया, तुरंत अर्थिंग पा गया, वहां से आने का धरती में जाने का उसका रास्ता दोनों बन गया। तो इस प्रकार से वो हमें करंट मार देगा, कौवा साला कौवा को करंट नहीं लगता है। यदि इस कौवे की जो पूंछ होगी वो यहाँ में छू जाएगी, यहाँ इस तार में, तो तुरंत उसको जाने का रास्ता इलेक्ट्रॉन को मिल गया और कौवा को धड़ाक से करंट मारेगा और साला गिर जाएगा नीचे। तो इसलिए कभी कभी देखा होगा आपने, कौवा को भी करंट मार देता है, पक्षियों को भी करंट मार देता है। तो उसका कारण यही है कि जब उसको आने का और जाने का दोनों रास्ता मिल जाता है तो तुरंत वह करंट मार देता है। बिजली मिस्त्री क्या करता है, जो हमारा बिजली बनाने वाला मिस्त्री होता है वो क्या करता है, इसे तार को छू लेता है, तार को छू के ऐंठने लगेगा और हम छूलेंगे तो करंट मार देगा साला। कैसे? वो अपने जो चप्पल होता है, जो फाइबर का चप्पल, उसको निकाल कर ऐसे खड़ा हो जाएगा और खड़ा होकर फिर उसको छुएगा और बोलता है हमको मत छूना साला, हमको मत छूना, अगर हमको छुएगा तो हमको करंट लग जाएगा और साथ में तो उसको भी करंट लग जाएगा, क्योंकि आप धरती के संपर्क में रहते हैं और संपर्क में रहने की वजह से इलेक्ट्रॉनों को जो जाने का मार्ग है वह मिल जाता है और आपको तुरंत करंट लग जाता है। तो इस प्रकार जब तक हमारी धारा को जाने का तथा आने का दोनों मार्ग नहीं मिलेगा वह कोई भी कार्य नहीं करेगी। अगर हम सांसें अंदर को हिले तो साला मर नहीं जाएगा जब तक दोनों क्रियाएं साथ नहीं होगी, क्रिया प्रतिक्रिया। जब हम साला धरती पर लात रखता है तो धरती भी उतना, जितना बल हम धरती पर लात लगा के रखेगा धरती भी उतना ही बल हम पे लगाएगी, तभी हम चल पाता है। अगर हम सीधा दाबते चला जाए, धरती नीचे दबती चली जाए तो हम धंसता ही चला जाएगा, चल कैसे पाएगा। इसलिए जितना बल हम लगाएंगे, मतलब धारा को जितना जाने की आवश्यकता है जब उतनी ही आने की आवश्यकता होगी तभी वह कार्य करेगी। तो अब हम बात कर लेते हैं इस चैप्टर के अगला टॉपिक की, जो कि है हमारी विद्युत ऊर्जा। हमारा जो इस चैप्टर का अगला टॉपिक है वह है विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक एनर्जी आखिर होती क्या है। हम क्या करते हैं कि हम जितना ज्यादा काम करेगा, जैसे हथौड़ा पीट रहा लोहा, तो जितना ज्यादा उसका काम होता जाएगा उतनी ज्यादा उसकी एनर्जी लॉस होती जाएगी। अगर हम बहुत काम करेगा, बहुत मेहनत करेगा तो हमारी एनर्जी लॉस होती चली जाएगी। यानी कि जो हमारी ऊर्जा होती है, अगर हम काम करता ही चला जाएगा तो ऊर्जा हमारी खत्म होती चली जाएगी। तो जितना ज्यादा हम काम करेगा हमारी ऊर्जा भी उतना ज्यादा खत्म होगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारी ऊर्जा होती है वो हमारा कार्य होता है, यानी कि हम जितना काम करेगा उतना ही हमारी ऊर्जा खत्म होगी। तो कार्य और ऊर्जा जो होता है वह बराबर होता है। और हमने अभी पढ़ा कि कार्य को हम किस प्रकार से W क्या होता है, W B मल्टीप्लाई बाई Q होता है। हमने अभी पढ़ा था W B मल्टीप्लाई बाई Q जूल होता है। यहाँ पर चूंकि हम जानते हैं कि Q IT होता है, हमने वीडियो के स्टार्ट में ही इसको पढ़ा है। तो इस प्रकार से हमारा W जो हो जाएगा W BIT। और हमें एक बात और जानता है, ओम का नियम हमारा क्या कहता है, B IR। ओम का नियम हमारा कहेगा B IR, ओम का नियम कहता ही है। तो अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर W क्या हो जाएगा, B के स्थान पर IR रखेंगे तो I मल्टीप्लाई बाई R मल्टीप्लाई बाई I मल्टीप्लाई बाई T। तो ये क्या हो जाएगा हमारा I स्क्वायर RT हो जाएगा। और यही ओम के नियम से अगर हम I की वैल्यू निकालें तो ओम के नियम से हमारी I की वैल्यू क्या हो जाएगी, B/R हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा फिर क्या निकल कर आएगा, I की वैल्यू रख रहे हैं तो W हमारा क्या हो जाएगा, W हो जाएगा B मल्टीप्लाई बाई B/R मल्टीप्लाई बाई T। I B/R हो जाएगा। तो यहाँ पर W क्या होगा, B स्क्वायर बाई R मल्टीप्लाई बाई T। अब चूंकि हम जानते हैं कि जो हमारा कार्य होता है वही हमारी एनर्जी होती है, कार्य ही हमारी ऊर्जा होती है, तो एनर्जी ये हो जाएगा, यही एनर्जी और यही कार्य हो जाएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं कि हमारा जो विद्युत ऊर्जा संबंधित जूल का नियम क्या कहता है। हम बात करेंगे जूल के नियम के बारे में। जो हमारी ऊर्जा होती है वो विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। सीधा जो हमारा ऊपर रहेगा वो अनुक्रमानुपाती रहेगा, जो नीचे जाएगा वो हमारा व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जो हमारी एनर्जी होती है वो विभवांतर के अनुक्रमानुपाती, धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। अब यहाँ पर इस समीकरण में बात करते हैं, जो हमारी विद्युत ऊर्जा होती है वो विभवांतर के वर्ग के अनुक्रमानुपाती तथा प्रतिरोध के भी अनुक्रमानुपाती होती है। इस समीकरण में बात करते हैं, हमारी जो विद्युत ऊर्जा होगी वह प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है जब हमारा विभवांतर नियत रहे, मतलब विभवांतर जब हमारा ना बदले तो हमारा जो एनर्जी होगी वो हमारे प्रतिरोध के R के अनुक्रमानुपाती होती है। ये सभी मात्रक हमारे जूल में आएगा क्योंकि कार्य का मात्रक जूल होता है।
अब हम एक विशेष बात जान लेते हैं कि एक जूल जो होता है वो 1/4.18 कैलोरी के होता है। कैलोरी, इतना कैलोरी होता है। तो यहाँ पर जो हमारा W निकल कर आएगा यहाँ से I2RT से, तो हमारा निकल कर आएगा E = W = I2RT/4.18 कैलोरी। ये हमारा इतना निकल कर आएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं इस चैप्टर के अगले टॉपिक की, जो कि है विद्युत ऊर्जा के मात्रक के बारे में, कि विद्युत ऊर्जा का मात्रक आखिर क्या होता है। तो अब हम बात कर लेता है विद्युत ऊर्जा का मात्रक के बारे में, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में, कि इलेक्ट्रिक एनर्जी की मात्रक क्या होता है। जैसा कि हम जानते हैं, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है कि जो विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है वह जूल होता है, लेकिन जूल जो होता है वह विद्युत ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक होता है। इसलिए हम विद्युत ऊर्जा को हमेशा किलो जूल यानी कि किलोवाट में नापते हैं। जो इसका किलोवाट होता है, किलोवाट जो होती है वह हमारी किलोवाट को हम एक यूनिट बोलते हैं। अब हम विद्युत ऊर्जा की मात्रक को विशेष अध्ययन करने के लिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे विद्युत सामर्थ्य क्या होता है। विद्युत सामर्थ्य क्या होता है, जैसा कि हम सामर्थ्य के नाम से ही इस बात को स्पष्ट है, जैसे कहते नहीं कि इनकी ताकत खत्म हो गई। ताकत हम अपने हिंदी भाषा में इसको ताकत बोलते हैं, पावर बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं इसको। वही होता है विद्युत सामर्थ्य। मतलब जैसे आदमी की ताकत क्या होगी, झगड़ा करते हैं, पहलवानी लड़ते हैं तो वो ताकत लगा के लड़ते हैं, वैसे विद्युत की जो ताकत होगी उसे हम फिजिक्स की भाषा में विद्युत सामर्थ्य बोलते हैं। अब विद्युत सामर्थ्य होती क्या है, विद्युत सामर्थ्य को हम P से डिनोट करते हैं। P = होती है जो विद्युत द्वारा किया गया कार्य होता है एकांक समय में, यानी कि W/T होता है। यानी कि सामर्थ्य जो होता है हमारा विद्युत सामर्थ्य वो W/T होता है। और विद्युत सामर्थ्य का मात्रक जो होता है वह होता है वाट। क्या होता है, वाट। तो अब हम बात कर लेते हैं जो ये सामर्थ्य होता है वो W/T होता है, विद्युत द्वारा किया गया कार्य और जितने समय में काम किया जाता है वही हमारा विद्युत सामर्थ्य होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं, फिर कार्य पर अपने आ जाते हैं। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, W = P × T। अब चूंकि P यहाँ पर होगा, P × T हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि जो हमारा कार्य होता है वही हमारी एनर्जी होती है। तो एनर्जी = क्या हो जाएगा, P × T। चार दूसरा ले लेते हैं हम। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर P × T हो गई। अब P = हमारा हो जाएगा वाट, तो P और टाइम हो जाएगा घंटा, आवर। तो इस प्रकार से हमारी जो यूनिट होगी किलोवाट वाली, अब चूंकि ये 1 वाट हमारा है, ये क्या है, 1 वाट है, और इसको किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से इसको डिवाइड कर देता है। तो हमारी जो एनर्जी 1 यूनिट हो जाएगी, 1 यूनिट अगर हो जाएगी वो, तो 1 यूनिट हो जाएगी P वाट × A आवर, H घंटा। और ये क्या निकल कर आया, अपान 1000। इतनी हमारी यूनिट हो जाती है। और जो हमारा पैसा कन्वर्ट होता है, जिससे हमारे घर में विद्युत मीटर लगा होता है, उसमें हमारी बिल किस प्रकार से आती है, यूनिट के बेस पर आती है। यानी कितना यूनिट हमने यूज किया उसी को हम एक उसका फार्मूला करते हैं, एक कैलकुलेशन करते हैं, जिस बेस पर वो कैलकुलेट करके यूनिट को दे देते हैं। जैसे हमारा बल्ब वगैरह जो होते हैं वाट में होते हैं। जैसे हमारा 100 वाट का बल्ब, अगर 100 वाट का बल्ब होगा कोई 100 वाट का, और 1 घंटे डेली जलता है, 1 घंटे अगर डेली जलता है तो 10 घंटे का डेली जलता है, तो डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो हमारा पूरा कट जाएगा। तो 1 यूनिट बिजली खर्च हुई। अगर 100 वाट का बल्ब 10 घंटे अगर पर डे चलता है तो उसमें 1 यूनिट की बिजली खर्च होगी, और 1 यूनिट के बेस पर उसको कैलकुलेट करके बता दिया जाएगा। तो हमारा जो विद्युत ऊर्जा का मात्रक होगा वह किलोवाट होगा। हमने इसमें पढ़ा यूनिट के बारे में। तो यहाँ पर हम विद्युत सामर्थ्य को थोड़ा विशेष अध्ययन कर लेते हैं, हमारे न्यूमेरिकल लगाने में काम आएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि W = हमारा होता है B × I × T होता है। यहाँ पर W = हमने पिछले वीडियो में पढ़ा, इसी वीडियो में पीछे पढ़ा। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर P = हो जाएगा W के स्थान पर BIT, × I × T/T। T से T कट जाएगा यहाँ पर, तो हमारा हो जाएगा क्या, P
P इज इक्वल टू B मल्टीप्लाई बाय I, P इज इक्वल टू BI1। तो अब हम बात कर लेते हैं चैप्टर के अगले टॉपिक की। तो हमने अपनी इस वीडियो में कुछ टॉपिक्स कवर की, विद्युत ऊर्जा का उसमें प्रभाव क्या होता है, विद्युत सामर्थ्य क्या होता है, विद्युत ऊर्जा क्या होती है, विद्युत द्वारा किया गया कार्य कितना होता है और इत्यादि, मतलब काफी टॉपिक्स को कवर की। फेज तथा न्यूटन क्या होता है। और अब हम बात करते हैं कि विद्युत ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, जो विद्युत धारा होती है, उससे किस प्रकार हम बचते हैं, किस प्रकार हमको करंट लगता है, हमें करंट आखिर क्यों लगता है, इन सब बातों के बारे में कि हम इन सभी को किस प्रकार डिफाइन करेंगे। तो हमने विद्युत धारा के उसमें प्रभाव के उपयोग जो पढ़ा कि बल्ब किस प्रकार से जलता है, तो हमने बताया टंगस्टन झगड़ा करेगा तो टंगस्टन साला लाल हो जाएगा और उसको जो है बल्ब में यूज कर लिया जाएगा। नाइक्रोम साला उष्मा देने लगेगा तो उसको हम हीटर में और प्रेस में यूज करते हैं। कापर गोल गोल घूमने लगेगा तो उसको हम, यही सब विद्युत धारा के उसमें प्रभाव के उपयोग है। तो हम विद्युत धारा से अपने को स्वतः को बचाते कैसे हैं, शॉर्ट सर्किट यानी कि तार शॉर्ट कैसे करते हैं और हमें करंट किस प्रकार से लगता है, इन सभी बातों के बारे में बात करते हैं। देखिए, जो हमारा तार होता है, वायर होता है, जैसे कि हम जानते हैं विद्युत धारा को एक जाने के लिए तथा दूसरा आने के लिए दो वायर की आवश्यकता होती है। तो हमारा एक तार ऐसे जाएगा, दूसरा आएगा। तो जो हमारा एक तार कहीं से कट जाता है, आपस में छू जाता है, इस प्रकार से छू जाएगा जब, तब एक तरफ से इलेक्ट्रॉन तो जा ही रहे थे, इस प्रकार से जाएंगे और दूसरी ओर से इलेक्ट्रॉन आ रहे थे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉनों का यानी कि जब टक्कर होता है, जो हमारा विभवांतर होता है, जो हमारा वोल्टेज होता है, वो ढकेलता है इलेक्ट्रॉनों को और प्रतिरोध रोकता है। टक्कर होता है, टक्कर होने से तार गर्म तो होता है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन इधर से इलेक्ट्रॉन जाएंगे इस प्रकार से उस वाले तार में और इस वाले में धड़ाधड़ाते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं उतने आते हैं। तो जब हमारा वायर आपस में टच हो जाएगा तो धड़ 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 बहुत तेज टक्कर होने लगेगी इलेक्ट्रॉनों में और इस प्रकार बहुत ज्यादा उष्मा उत्पन्न होगी और तार हमारा जल जाएगा पूर्ण रूप से। इसीलिए हमारे घरों में आग भी लग जाती है, यही कारण है। जैसे पत्थर लड़ाते हैं तो उसमें उत्पन्न होती है, चिंगारी उत्पन्न होती है, उसी प्रकार यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, इसमें आ रहे थे तो कई इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, बहुत संख्या में इलेक्ट्रॉन जाते हैं। अभी बात करते हैं कितनी संख्या में, अगर 1 एम्पियर की धारा बही तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अब यहाँ पर जब जाते हैं और यहाँ से आए धड़ाधड़ टक्कर होने लगी और जब टक्कर होने लगी तो उसमें उष्मा उत्पन्न होगी और आग लग जाएगी। इसी प्रकार हमारे वायर जो है जल जाते हैं। अब हम बात करते हैं हमको करंट किस प्रकार से लगता है। 1 एम्पियर की जो धारा होती है, 1 एम्पियर की धारा होती है, उसको किस प्रकार से 6 2 5 0 इस प्रकार लिख लेंगे और धड़ाधड़ इसमें 15 जीरो लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 इतना इलेक्ट्रॉन अगर हमको 1 एम्पियर का करंट ऐसे लगता है तो थोड़ा से पीछे होता है। तो क्या होता है उसमें कि इतना इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हमारी बॉडी में प्रवेश कर जाते हैं, इंटर कर जाते हैं, इसीलिए हमें इतना जोर का झटका लगता है। तो सोचिए अगर इसमें यहाँ वायर में इतनी तेज धारा बह रही होगी तो हमारे इस वायर में धारा कितनी तीव्र से गति से बह रही होगी, कितने इलेक्ट्रॉन बह रहे होंगे, तो कितने इलेक्ट्रॉनों का धड़ाधड़ टक्कर होता होगा, तब हमारे वायर जल जाते हैं। इस प्रकार से अगर हमको 1 एम्पियर का करंट ऐसे राख से लगा तो हाथ इसीलिए हमारा पीछे हो जाता है, क्योंकि हमारे 1 एम्पियर की धारा में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इतने इलेक्ट्रॉन फटाक से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और हमको धड़ाक से करंट लगता है। तो अब हम बात कर लेते हैं जो हमारे इस चैप्टर की क्लोजिंग के बारे में, क्योंकि ये चैप्टर हमारा लगभग खत्म हो चुका है। अब हम अगले वीडियो में बनाएंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, इसके बारे में वीडियो बनाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। बिना सब्सक्राइब किए हुए अगर चले गए तो हम आपके लिए आगे से वीडियो बनाना बंद कर देंगे। तो आप हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और आगे की वीडियो देखने के लिए बने रहिए अंश 5G अकेडमी के साथ। आज हम एक बात और कर लेते हैं कि कामयाब इंसान, अगर एक कामयाब इंसान है वो खुश रहे ना रहे, लेकिन एक खुश रहने वाला इंसान कामयाब जरूर होता है। तो हमेशा खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए और पढ़ते रहिए, बने रहिए अंश 5G अकेडमी के साथ। आइए।